सीतापुर नाम के गांव में दिशा अपनी सौतेली बहन पूर्वी के साथ रहती थी। दिशा की सौतेली माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उसकी सौतेली माँ और पिता की मौत हो जाती है। माता पिता के जाने के बाद दिशा पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन पूर्वी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती थी। माता पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद दिशा मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है। अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं और मेरी बहन भूखे मर जाएंगे। हाँ, मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में पता चला, जानकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे इंसान थे। मैं तुम्हें काम दूंगा। आप कोई सा भी काम दे दो, खेत में मजदूरी का काम भी दोगे तो मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं देने वाला हूँ। खेत का काम बहुत मुश्किल होता है। मेरे बगीचे से गांव के अमीर और जमींदार लोग फूल लेते हैं। तुम फूल तोड़कर उनके घर पहुँचा देना। इस काम के मैं तुम्हें महीने के 3000 रुपए दूंगा। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं काम पर कब से आऊँ? कल से तुम काम पर आ सकती हो। अगले दिन से दिशा मुखिया के बगीचे में काम करने लगती है। वो महीना दिशा जैसे तैसे निकाल लेती है। अगले महीने उसे काम के पैसे मिलते हैं। अपने हाथ में अपनी मेहनत की कमाई देखकर दिशा बहुत खुश होती है। इन पैसों से मैं बहुत सारा राशन खरीदूंगी। हमारी ज्यादा जरूरतें पूरी ना हो पाए, लेकिन हम दोनों का अच्छे से पेट तो भर ही जाएगा। उसके बाद दिशा राशन खरीदती है और घर जाती है। इस तरह से उसके दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन पूर्वी अपनी कुछ सहेलियों को लेकर घर आती है। पूर्वी दिशा से कहती है, सुन, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे दे दे। एक तो तू कोई काम नहीं करती है, ऊपर से हमेशा पार्टी के लिए पैसे मांगने आ जाती है। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे बेवजह 1 रुपया भी नहीं देने वाली। पूर्वी की सहेलियां उस पर हंसने लगती है। अरे पूर्वी, तू तो कह रही थी कि तेरी बहन तेरे से डरती है, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। मैं तो देख रही हूँ कि तेरी बहन उल्टा तुझे ही धमकी दे रही है। हाँ हाँ पूर्वी, तेरे घर में तो तेरी 1 पैसे की इज्जत नहीं है। चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। आज के बाद हम कभी भी इस गरीब लड़की से बात नहीं करेंगे। दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती देख पूर्वी को बहुत गुस्सा आता है। पूर्वी उसी वक्त दिशा को जोरदार तमाचा लगा देती है। तूने मुझे क्यों मारा? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे दोस्तों के सामने तूने मेरी बेइज्जती करवाई है। आज मैं तुझे बहुत मारूंगी। अगर आज मैंने तुझे कुछ नहीं किया तो तू आगे चलकर भी इसी तरह मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करेगी। इतना बोलकर पूर्वी दिशा को और भी पीटने लगती है। पूर्वी की सहेलियां वहीं पर खड़ी थी। उसके बाद पूर्वी अपनी सहेलियों से कहती है, अब तो तुम सबको पता चल ही गया होगा कि इस घर में किसका राज चलता है। हाँ हाँ पूर्वी, अच्छा है, बड़ा रौब जमा रही थी तेरे ऊपर। सही सबक सिखाया तूने। अपनी सहेलियों की झूठी तारीफ सुनकर पूर्वी बहुत खुश होती है। सुनो, आज पार्टी में जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सब मैं ही करूंगी। आज की पार्टी मेरी तरफ से। ये सुन पूर्वी की सहेलियां खुशी से उछलने लगती है। उसके बाद पूर्वी घर में जितने भी पैसे रखे थे सब लेकर अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दिशा कुछ नहीं कर पाती है और सिर्फ रोती रह जाती है। मैं इतनी धूप में बाहर जाकर इतनी मेहनत करती हूँ ताकि हमें ढंग का खाना नसीब हो सके, और ये हमेशा सारे पैसे ले जाकर अपने दोस्तों पर उड़ा देती है। अगर इसे कुछ बोलो तो उल्टा मुझे ही पीटने लगती है। इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। बढ़ते दिनों के साथ पूर्वी की हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन दिशा बाजार से सामान लेकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक खूबसूरत नीले रंग की गौरैया नजर आती है। ये गौरैया कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। ये बहुत खूबसूरत होती है, इन्हें बचा कर रखना चाहिए। गौरैया दिशा के पास आती है और उसे बोलती है,
मुझे बचा लो लड़की, एक जादूगरनी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है। क्या सच में? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। यही है वो खतरनाक जादूगरनी, ये बहुत बुरी है, मुझे इसे बचा लो। जादूगरनी दिशा से बोलती है, ए लड़की, मैं इस गौरैया को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तो चुपचाप यहाँ से चली जा। नहीं नहीं, मैं इस गौरैया को तुम्हारे हवाले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली। अच्छा कोई बात नहीं, मत जा, अभी तुझे बताती हूँ। दिशा वहाँ मौजूद बड़े बड़े पत्थर उठाती है और जादूगरनी पर हमला कर देती है। जादूगरनी जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरे सर से खून आ रहा है। अभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे से गलती हो गई। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर दिशा बहुत खुश होती है। उसके बाद गौरैया दिशा से कहती है, मैं पंछियों की जादुई दुनिया से आई हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी दुनिया की रानी गौरैया तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी जादुई दुनिया कहाँ है? मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ तुम मेरे पीछे पीछे चलना। दिशा गौरैया के पीछे चलने लगती है। कुछ वक्त तक चलने के बाद गौरैया एक गुफा में घुस जाती है। दिशा भी गौरैया के पीछे पीछे गुफा में घुस जाती है। गुफा के अंदर चलते चलते उस पार गौरैया की दुनिया थी। गौरैया दिशा को अपने लोक की रानी गौरैया के पास लेकर जाती है। गौरैया रानी गौरैया से कहती है, रानी गौरैया जी, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आई हूँ। कौन है ये और इसे तुम यहाँ लेकर क्यों आई हो? इसका नाम दिशा है और ये लड़की बहुत बहादुर है। इस लड़की की वजह से आज मेरी जान बच पाई है। सच में? दिशा, तुमने मेरी लोक की गौरैया को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर रानी गौरैया 2 सोने और चांदी के गुलाब निकालती है और दिशा से कहती है, ये दोनों गुलाब हमारे लोक के जादुई सोने और चांदी के गुलाब हैं। ये गुलाब 20 साल बाद उगते हैं। ये दोनों सोने और चांदी के गुलाब तुम किसी जंगल में जाकर लगा देना। 2 दिन बाद उस जगह पर सोने और चांदी के गुलाब का घर बन जाएगा। सोने के गुलाब के घर के अंदर से तुम्हें हर रोज 15 सोने के सिक्के मिलेंगे और चांदी के गुलाब के घर के अंदर तुम सुरक्षित रह सकती हो। रानी गौरैया की ये सारी बातें सुनकर दिशा बहुत खुश होती है। आपने तो मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। रानी गौरैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद दिशा सोने और चांदी का गुलाब लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर दिशा अपने गांव के जंगल में जाती है और दोनों सोने और चांदी के गुलाब को जमीन के अंदर रख देती है। इतना करके दिशा अपने घर वापस चली जाती है और 2 दिन बाद फिर से उसी जगह पर आती है। दिशा देखती है कि वहाँ एक सुनहरे गुलाब का घर बना हुआ है और साथ ही चांदी के गुलाब का घर बना हुआ है। दिशा सुनहरे गुलाब के घर के अंदर जाती है और उसे वहाँ 15 सोने के सिक्के मिलते हैं। मैं ये सारे सोने के सिक्के बाजार में बेच दिया करूँगी। मुझे ये सारे सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं पूर्वी के साथ नहीं रहूँगी, बल्कि इस चांदी के घर में रहूँगी। उसके बाद दिशा घर वापस चली जाती है। 2 दिन बाद अपना सारा सामान लेकर दिशा सोने और चांदी के गुलाब के घर के पास आती है। उसी जगह में पूर्वी अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हुई थी और वो दिशा को देख लेती है। पूर्वी दिशा के पास आती है, तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, पूर्वी, यहाँ तो सोने और चांदी के गुलाब के घर हैं और मुझे तो लगता है कि ये दोनों सोने और चांदी के गुलाब के घर जादुई हैं। चल पूर्वी, इस सोने और चांदी के गुलाब के घर को यहाँ से उठा कर ले चलते हैं। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा करने के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम सारे यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको बहुत मारूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई? रुक, तुझे अभी बताती हूँ।
इतना बोलकर पूर्वी दिशा को मारने के लिए आने ही वाली होती है। तभी दिशा भागकर चांदी के गुलाब के घर के अंदर चली जाती है। पूर्वी भी दिशा के पीछे पीछे चांदी के गुलाब के घर के अंदर चली जाती है। पूर्वी के चांदी के गुलाब के घर के अंदर जाते ही उसे जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। पूर्वी की ऐसी हालत देख पूर्वी की सहेलियां वहां से भाग जाती है। उसके बाद दिशा जादुई चांदी के गुलाब के घर से कहती है, जादुई चांदी के गुलाब के घर, अब पूर्वी को छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि बिजली के झटकों से इसकी मौत हो जाए। दिशा के ऐसा कहने के बाद जादुई चांदी के गुलाब का घर बिजली के झटके देना बंद कर देता है। ये सब देखकर पूर्वी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत बुरी हूँ। जिन दोस्तों को मैं अपना मानती थी वो तो मुझे मुसीबत में देखकर खुद भाग गई और आपने मेरी जान बचाई है। मैं तो तुझे कब से समझाती थी कि तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ थी। आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगी और फिर से कभी इन लड़कियों से बात नहीं करूंगी। इस तरह उस दिन से पूर्वी हमेशा के लिए सुधर जाती है। दिशा जादुई सोने के गुलाब के घर से सोने के सिक्के लेकर अपना गुजारा करती थी और गांव के गरीब लोगों की भी मदद किया करती थी। दिशा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपनी बहन के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। उन्हीं में से एक मोना नाम की परी रहती थी जो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम रानी परी था। वो भी मोना परी की तरह ही दूसरों की मदद किया करती थी। इस वजह से परीलोक में सारी परियां उन लोगों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, वो दोनों परियां बगीचे में बैठी हुई होती है। तभी रानी परी मोना परी से कहती है, बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग पृथ्वीलोक पर नहीं गए हैं। चलो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि पृथ्वीलोक पर चलते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो तो बहुत दिन गए हैं, पर आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जाने का मन नहीं है। तुम अकेली चली जाओ। तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाती हूँ, तो फिर मैं अकेली पृथ्वीलोक पर कैसे जा सकती हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम दोनों साथ में पृथ्वीलोक पर चलेंगे। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करती रहती है और फिर वो दोनों परी महल में वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीलोक पर अंजू और मंजू नाम की दो बहनें रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से वो दोनों अकेली ही अपना जीवन गुजारती थी। अंजू और मंजू बहुत ही गरीब थी और इसलिए वो दोनों बहनें दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात है, अंजू अपनी बहन मंजू से कहती है, यदि आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हम लोगों को ऐसे गुजारा नहीं करना पड़ता और आज हम लोग भी अच्छे तरीके से रह रहे होते और अपने माता पिता का प्यार पा रहे होते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर किस्मत का क्या कर सकते हैं। हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था तो हमें यही मिल रहा है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। हमारी किस्मत ही बहुत खराब है जिस वजह से हम लोग इस तरह गुजारा कर रहे हैं। हमें तो अपने आने वाले दिनों का भी नहीं पता है कि हमें आगे काम मिलेगा या नहीं। ये सब तो भगवान के ऊपर है कि भगवान ने हम लोगों की जिंदगी में क्या लिखा है। इसके बाद वो दोनों बहनें काम पर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ परीलोक में मोना परी ठीक हो जाती है। मोना परी के ठीक हो जाने के बाद मोना परी रानी परी के पास आती है और रानी परी से कहती है, चलो आज हम लोग पृथ्वीलोक पर घूम कर आते हैं। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तुम उस दिन कह रही थी कि पृथ्वीलोक पर चलते हैं, तो हम आज चलते हैं। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो आज हम लोग पृथ्वीलोक पर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों परियां पृथ्वीलोक पर आ जाती है। पृथ्वीलोक पर आने के बाद वो दोनों पृथ्वीलोक पर घूमने लगती है। पृथ्वीलोक पर घूमते हुए रानी परी को प्यास लगती है
और वो दोनों परियां एक घर में जाती है तो वहाँ देखती है अंजू और मंजू दोनों बहनें घर का काम कर रही होती है। रानी परी अंजू से कहती है, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, यदि तुम मुझे पानी पिला दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। अरे आप तो परी हैं, इसमें उपकार की क्या बात है? यह तो हमारा कर्तव्य है और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें आप लोगों के दर्शन हुए। और ये कहकर अंजू रानी परी को पानी दे देती है। जब रानी परी और मोना परी उन दोनों बहनों की घर की हालत देखती है तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है और रानी परी अंजू से कहती है, अरे तुम्हारे माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? इस पर मंजू उन दोनों परियों को बताती है, हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से हम लोग अकेले ही रह रहे हैं। अकेले ही रह रहे हो? ये तो बहुत ही दुख की बात है, पर तुम दोनों चिंता मत करो, आज से तुम लोग दुखी नहीं रहा करोगे। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अंजू मोना परी से कहती है, वो कैसे? आप ऐसा क्या कर देंगी? वो तुम्हें अभी पता लग जाएगा, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद मोना परी और रानी परी अंजू मंजू को अपने साथ बादलों में ले आती है। बादलों में लाने के बाद मोना परी अपने जादू से लिपस्टिक का घर बनाती है और रानी परी अपने जादू से सैंडल का घर बना देती है। और लिपस्टिक का सैंडल का जादुई घर देखकर अंजू और मंजू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो दोनों उन घरों को देखकर काफी ज्यादा खुश भी होती है। और अंजू उन दोनों परियों से कहती है, अरे यह तो आपने जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर बना दिए हैं। ये घर आपने किसके लिए बनाए हैं? ये हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं। आज से तुम दोनों बहनें एक एक घर में रहना, एक घर में तुम रहना, एक घर में तुम्हारी बहन रहेगी। ये जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर हैं। तुम इनसे जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हें दे देंगे, साथ ही इनमें तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये घर सब काम अपने आप करते हैं। ये सुनकर अंजू मंजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बादलों में आ गई है और उनके सामने जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर हैं। मंजू रानी परी से कहती है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम बादलों में इस तरह लिपस्टिक और सैंडल के घर के सामने होंगे। हमें तो ये किसी कल्पना सा लग रहा है। हाँ, ये एकदम ठीक कह रही है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। हम लोग तो बस यही सोचते थे कि हम लोग हमेशा गरीब रहेंगे, पर आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम आपका धन्यवाद कैसे करें। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने भी तो मुझे पानी पिलाया था, उसी का मूल्य समझ लो। वैसे भी हम परियां अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती हैं और तुम दोनों बहनें तो बहुत ही अच्छी हो। इसके बाद वो दोनों परियां मंजू और अंजू को सुंदर लड़कियों में बदल देती है और इसके बाद रानी परी उन दोनों से कहती है, आज के बाद तुम दोनों इन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर में रहना और हमेशा खुश रहना। और जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो तुम हमें बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। जब तुम बादलों में रहने लगोगी तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी और धीरे धीरे तुम दोनों भी परी बन जाओगी। क्या आप सच कह रही हो? हम दोनों भी परी बन जाएंगे? पर ये कैसे हो सकता है? हम तो मनुष्य हैं, फिर हम लोग परियों में कैसे बदल सकते हैं? जब तुम इन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घरों में रहोगी तो ये तुम्हें धीरे धीरे अपने आप परी बना देंगे, जिससे कुछ ही सालों के बाद तुम दोनों भी परी बन जाओगी और परीलोक में आ जाओगी, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान हो। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और तुम लोग आराम से इन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर का आनंद लो। इसके बाद मोना परी और रानी परी वहाँ से चली आती है और अंजू मंजू बादलों में उन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर में रहने लगती है। अब वो दोनों बहनें बहुत ही खुश थी कि वो बादलों में जादुई लिपस्टिक और सैंडलों के घरों में रह रही है। वहीं दूसरी तरफ परीलोक में मोना परी और रानी परी भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उन्होंने किसी इंसान को उपहार में जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर दिए।